वैसे मानव क्या कहलाएंगे? भ्रमित मानव, पशु मानव, राक्षस मानव। ऐसे मानव क्या कहलाएंगे? भ्रमित मानव, पशु मानव, राक्षस मानव। यही जब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा सभी क्रियाशील हो जाएंगे, ऐसे मानव ही जागृत मानव, देव मानव, दिव्य मानव यही कहलाएंगे। यही है चेतना विकास। छोटा सा काम है ये। बुद्धि, आत्मा, चित्त ऐसा नहीं कि ये हम में नहीं है लेकिन सुप्त है, जागृत नहीं है। जैसे चना है, ये थोड़ी है कि चना पौधा बन जाता है। कैसे बनता है चना पौधा? उसको लगाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तब तो होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमें बुद्धि आत्मा नहीं है। खाद पानी डालना पड़ेगा। क्या है खाद पानी? हमको पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उसके अनुसार जी के देखना पड़ेगा, तब ना कंफर्मेशन होगा कि ये है, तब चेतना का विकास होगा। ये बात पकड़ में आ रही है? तो चेतना का विकास कैसे होगा? जब हम इन क्रियाओं को क्रियाशील करेंगे। ये क्रियाएं क्रियाशील हो, उसके लिए अभी क्या काम है हमारा? अभी हमारा काम है वृत्ति में जो न्याय धर्म सत्य है, वृत्ति में न्याय धर्म सत्य है, वो क्रियाशील हो जाए। वृत्ति में न्याय धर्म सत्य क्रियाशील हो जाए, इस सत्य का चित्रण हो जाए, सत्य का चित्रण हो जाए। तो पहले ये जानने के जगह पहले हमारे सही मान्यता को डालना पड़ेगा। अब हमको बीच में करना क्या है? इस ट्रांजिशन के लिए हमको करना क्या है? करना क्या है? यहां से अब चित्त में सही मान्यताओं को उसमें डालना और फिर उसके अनुसार जीने का प्रयास करना। अब मैं जो कर रहा हूं, क्या उससे लगता है आप लोग जान गए हो? नहीं। मैं आप में कर क्या रहा हूं? सही मान्यताओं को डालने का प्रयास कर रहा हूं। है ये मान्यताएं ही हैं, ये मान्यताएं ही। आप में मैं मान्यताओं को ही डाल रहा हूं। अब भ्रमित मान्यता भी है आपके अंदर, शरीर संवेदनाओं से सुखी होने की भी मान्यता है, और सही मान्यता भी आ गई। अब चेक कैसे होगा कि कौन सी मान्यता सही है, कौन सी मान्यता गलत है? ऐसी मान्यताओं के आधार पर जैसे आप जिएंगे, आप में उस क्षण में सुख मिलना शुरू होगा। ऐसी मान्यताओं के आधार पर जब आप जिएंगे, उससे क्या मिलेगा आपको? यहां पर सुख की प्राप्ति होगी। इससे उसकी पुष्टि होगी, अरे ये मान्यता सही है। जैसे मान्यता एक डाली, निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। वो मान्यताएं ऐसी डल गई क्या? नहीं। कैसे डली है? विश्लेषित होकर के वो मान्यताएं आई है। कैसे आई हैं वो मान्यताएं? विश्लेषित होकर के। विश्लेषित होकर के आया है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है कि मानव मानव परस्परता में यदि निर्विरोधता बना हुआ है तो क्या होगा? सुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मुझ में यदि आपके प्रति निर्विरोधता का भाव है तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होगा? मुझ में यदि विरोध का भाव है तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होगा? अब ये तर्क पूर्वक मैंने आपके चित्रण में डाल दिया। तर्क पूर्वक आपके चित्रण में डाल दिया। बिना तर्क के डाला क्या? बिना तर्क के आपके मान्यताओं में डाला है। क्या किया? उसके लिए तर्क बनाया,
उस तर्क के आधार पर आप में मान्यताओं को डालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर से सुनिएगा। जैसे अभी उन भैया से बातचीत हो रही थी, भाई हम वहां जाते हैं, हमारे को आत्मबल मिलता है, ये सब था। मैंने उनके साथ क्या किया था? तर्क किया था। मैंने उनके साथ क्या किया था? तर्क किया था। क्या तर्क किया था? ये बताओ कि जिस देवता ने आपको आत्मबल दिया वो देवता कहां है? तो क्या बोला उन्होंने? मेरी कल्पना में। मेरी कल्पना में। उनको भी वो तर्क स्वीकार हो रहा है ना? मैं उनको फोर्स किया या खुद ही स्वीकार किए? खुद ही स्वीकार किए। क्यों? उनको वो तर्क संगत लगा। जो पहले उन्होंने सीधा माना हुआ था वो तर्क संगत नहीं था। मैंने बीच में तर्क की एंट्री कराई। मैंने बीच में क्या की? तर्क की एंट्री कराई। तर्क की एंट्री कराई तो अब उनको लगने लगा हाँ यार बात तो सही कर रहे। किसने ताकत दिया? किसने बल दिया हमको? मेरी कल्पना में जो मेरे देवता हैं उसी ने मुझे बल दिया। बाहर से बल नहीं आया। बाहर से बल। तो अब उनमें वो मान्यता सही की आ गई। उनमें अब वो सही की मान्यता आ गई। अब अगली बार जब भी वो मंदिर जाएंगे और जब भी उनका विश्वास बढ़ेगा, बल आएगा, उनके दिमाग में क्या आएगा? ये बल कहां से आया? मेरी अपनी मान्यता का ही बल आएगा। पवित्र विचार ही मनोबल है। अब वो सही मान्यताएं उनके अंदर क्रियाशील होने लगेंगी। ये क्रियाशील होंगी तो उसके क्या प्रभाव होगा? जो वो उनके अंदर भय बना हुआ था अब वो भय नहीं लगेगा उनको। ये भय उनको अब नहीं लगेगा। तो उनको दिखेगा सही में मैं इन देवी देवताओं के भय से क्या हो रहा हूं? मुक्त हो रहा हूं। उनको ये जीने में दिखने लगेगा ना कि ये तर्क रूप में जिस मान्यताओं को मैंने बैठाया है ये सही में मेरे को भय से मुक्ति दिला रहा है। जैसे आप जब भी भूत से भयभीत हो, भूत से भयभीत हो, उस समय इसको याद करना, ये भूत कहां है? ये भूत कहां है? कहां है? बाहर है या मेरे मन में है, मेरे चित्रण में है? जैसे भूत आए ना, आप आंख बंद करके ये करना, ये भूत जो है मेरे चित्रण में ही है। मैंने ही एक भूत को बना दिया है जो मुझे भयभीत कर रहा है। ये काल्पनिक है, ये भूत मेरे चित्रण का है, ये भूत मेरे चित्रण का है, ये मुझे डरा रहा है, ये भूत वास्तविक नहीं है। आपका डर कम होने लगेगा। आपका डर कम होने लगेगा। क्यों? जिसको आप वास्तविक माने हुए थे उस पर अब शंका होने लगेगी। उस पर अब शंका होने लगेगी। जिसको वास्तविक मान के मैं भयभीत हो रहा था उस पर शंका होने लगेगी। नहीं 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 नहीं, ये मेरी कल्पना का भूत है, ये वास्तविक नहीं है। तो जैसे ही आपके चित्त में ये आएगा, आपके विचार में ये आएगा, ये मेरी काल्पनिक ये भूत था, ये मेरे कल्पना का भूत है, ये वास्तविक नहीं है, क्या डर लगेगा? क्या डर लगेगा? तो मैं आप में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 6-7 दिनों से? क्या आप जान लोगे इतनी जल्दी? मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? पहले सही मान्यताओं को डालूं। ऐसी सही मान्यताओं के आधार पर जब आप जीने लगते हो, ऐसी सही मान्यताओं के आधार पर जब आपका चित्रण विश्लेषण काम करने लगता है, उसके आधार पर जो आपका मन सुखी दुखी हो रहा था वो दुख से मुक्ति मिलने लगती है। तो ये कंफर्मेशन मिलता है कि ये मान्यताएं सही हैं। जैसे एक मान्यता, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं। सम्मान किसको चाहिए? जीवन को चाहिए। सुख किसको चाहिए? जीवन को चाहिए। क्या हम कपड़े से सम्मान पा सकते हैं? नहीं यार, कपड़ा तो शरीर की आवश्यकता है। ये सब मैंने क्या किया है? आपका विश्लेषण करके, तर्क डेवलप करके आपके चित्त में कोई मान्यता डालने का काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों में क्या डालने का काम कर रहा हूं? मान्यता। क्या डाला हूं? क्या लगता है दीदी आपको? आपने जान लिया है? नहीं। क्या किया है मैंने आप में?
मान्यताएं डाला है। कौन कौन सी मान्यताएं फंडामेंटली मैंने डाली हैं? एक गहरी मान्यता आप में मैं अब डाल रहा हूं कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व। और क्या ऐसे ही मान्यता डाल दिया? क्या उसके लिए मैंने विश्लेषण किया? ये सब क्यों किया था? आवश्यकताओं की लिस्ट बनाओ, कौन जीवन की है, कौन शरीर की है, ये सब का पर्पस क्या था? पर्पस था कि आपको उस विश्लेषण से, उस तर्क से आप में वो मान्यताएं बन जाए। यदि तर्क मैं नहीं देता तो वो मान्यताएं नहीं बनती। तर्क मैं नहीं देता तो वो मान्यताएं नहीं बनती। तर्क दिया तो वो मान्यताएं आप में बन गई। अब वो मान्यताएं जो बन गई हैं वो अब बार बार आप में, जैसे उसके अपोजिट भ्रमित मान्यता भी है, मैं शरीर हूं, ये भ्रमित मान्यता भी है। तो अब आप में ये और ये दोनों में शिफ्टिंग होगा, दोनों में शिफ्टिंग होता रहेगा। कभी भ्रमित मान्यताओं के आधार पर आपका मन, वृत्ति, चित्त काम करने लगेगा, कभी सही मान्यताओं के आधार पर। कैसे चेक होगा कि मैं जो उस मान्यता से चल रहा हूं वो भ्रमित है या सही है? कैसे चेक होगा? जिससे मैं सुखी होऊंगा, जिससे मैं सुखी होऊंगा। तो मैं जीवन की मान्यता से जब जीता हूं तो मेरे में सुख होता है, शांति होता है। जब मैं स्वयं को शरीर मान करके उस मान्यता से जीता हूं तो मुझ में निरंतर सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख लगता है, उसकी निरंतरता नहीं होती है। ये कंफर्मेशन देता है कि मेरी मान्यता सही है। यही मान्यता को बार बार हम जब जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, ऐसी मान्यताओं के आधार पर जब हम जीते रहेंगे, किसी दिन वो साक्षात्कार हो जाएगा। किस दिन क्या हो जाएगा? वो साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये मान्यताएं धीरे 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 दृढ़ होती जाएंगे। मान्यताएं धीरे धीरे क्या होती जाएंगे? दृढ़ होते जाएंगे। मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व, मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व। ये मान्यताएं धीरे धीरे दृढ़ होते 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 किसी दिन जानने में कन्वर्ट हो गया, निरंतर हो गया। जानने में कन्वर्ट हो गया, निरंतर हो गया। उसके बाद अब इस मान्यताओं का कोई काम नहीं। वो मान्यताएं विश्लेषित होकर खत्म हो जाएंगी। वो मान्यताएं विश्लेषित होकर खत्म हो जाएंगी, वो निष्प्रभावित हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? निष्प्रभावित। उनका प्रभाव खत्म, उनका प्रभाव खत्म। चित्त में अब ऐसी भ्रमित मान्यताएं क्रियाशील रहेंगी ही नहीं। लेकिन जब तक ये जानने का काम नहीं हुआ है तो कभी सही मान्यता, कभी भ्रमित मान्यता, कभी सही मान्यता, कभी भ्रमित मान्यता, कभी संवेदनाओं से सुखी होने के लिए, कभी जीवन के आधार पर सुखी होने के लिए। दोनों चलता रहेगा, दोनों चलता रहेगा। धीरे धीरे हम जितना इसका अभ्यास करेंगे ये दृढ़ होता जाएगा और ये कमजोर होता जाएगा। ये बढ़ते जाएगा, ये अपने आप कम हो गया ना। इसको कम करना पड़ा या इसको बढ़ाना पड़ा? ये बढ़ेगा तो ये अपने आप ही कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये अपने आप ही कम होते जाएगा। और जब ये मान्यताएं हमारे बार बार वो हमारे कंफर्मेशन देंगी ऐसा जीना हमारा सुखप्रद है, जितनी बार ऐसी मान्यताओं को हम जीने का प्रयास करते हैं जिसके फल परिणाम में मुझे सुख शांति मिलता है, ये मेरी मान्यताओं को और वेरीफाई करता है कि सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ऐसा दृढ़ होते 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 ये मान्यताएं जानने में कन्वर्ट हो जाएंगी, निरंतरता हो जाएगी। लेकिन जिन मान्यताओं को डाला है उन मान्यताओं को यदि जीने में लाने का अभ्यास नहीं करेंगे तो ये जानने में कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। ये जानने में कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। कितने लोगों को कम्युनिकेट हुआ? कितने लोगों को कम्युनिकेट हुआ? मैंने कुछ भी आप लोगों को ऐसा है कि आप जान लिए हो, मैंने आप लोगों को कुछ जनवा दिया है? नहीं है। तर्क रूप में आपके मानने में ही आया है। जानने का मतलब हो गया अब कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब मुझे कोई शंका नहीं है कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, मुझे कोई शंका नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप यहां बैठे हुए, आप यहां बैठे हुए, आप यहां बैठे हुए, मुझे कोई शंका है क्या?
उसी तरीके से मुझे कोई शंका नहीं है कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व, कोई शंका नहीं है। प्रत्यक्षीकरण हो गया। प्रत्यक्षीकरण का मतलब हम भाषा बोलते हैं प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब आंख, आंखों के सामने जैसे आ जाता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से ज्ञान चक्षु के सामने जब वो आ जाता है, अब वो कभी विस्मृत नहीं होता, कभी वो विस्मृत नहीं होता। बड़ा काम है ना, बड़ा काम है ना, क्योंकि आप में भ्रमित मान्यताएं भी हैं। यदि ये सब नहीं रहता, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता तो ये फंक्शन करने लगता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से पहले ये भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। हाँ, तो ये वायरस है बना हुआ, एंटीवायरस डाल दिया हूं। अब क्या डाल दिया हूं मैं? एंटीवायरस डाला हूं। अब वो एंटीवायरस को आपको बार बार रन करना पड़ेगा। बार बार रन नहीं करेंगे तो वो वायरस फिर से क्या होगा? इफेक्टिव रहेगा। एंटीवायरस को जितनी बार रन करेंगे वो वायरस उतनी बार क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जैसे शरीर में संघर्ष होता है ना, इम्यूनिटी डेवलप होता रहता है। कोरोना वायरस आया, अब उस शरीर में क्या होता है? स्ट्रगल चलता है ना, इम्यूनिटी, बाहर से आक्रमण और जो अंदर इम्यूनिटी, उसमें संघर्ष चलता है ना। अब आप सभी लोगों में संघर्ष चलेगा, परेशान नहीं होना है, कोई भी परेशान नहीं होइएगा। अंदर में संघर्ष चलेगा, द्वंद्व चलेगा। अरे द्वंद्व तो पहले भी था, द्वंद्व तो पहले भी था। अब इन सही मान्यताओं में और भ्रमित मान्यताओं में द्वंद्व चलेगा। क्या द्वंद्व चलेगा? कैरियर के लिए सोचो या जीवन के लिए सोचो? कैरियर के लिए, पैसे के लिए सोचो या जीवन के लिए सोचो? जीवन की आवश्यकताओं के लिए सोचो या पैसे के लिए सोचो, पद के लिए सोचो? अब आप में कंफ्यूजन का स्टेट आ जाएगा। लगेगा पहले यार इससे अच्छा था कि पहले जो भ्रमित मान्यताएं थी, कम से कम उसमें हम एक डायरेक्शन में लगातार तो चल रहे थे। अब हर डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। पैसा कमाएंगे, पैसा तो शरीर की आवश्यकता है, उसे जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। अब पैसे कमाने में भी मन नहीं लग रहा है ना, और जीवन का पता भी नहीं चल रहा है। तो लगेगा यार अच्छा था पहले, माया तो थी, अब ना माया समझ में आ रहा है ना राम समझ में आ रहा है। पहले माया को ही पकड़ के बैठे हुए थे, पहले माया को ही पकड़ के बैठे हुए थे, अब कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तो ना माया समझ में आ रहा है ना राम समझ में आ रहा है, ना इधर ठीक से चल पा रहे ना इधर से ठीक चल पा रहे हैं। वो कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। ऐसी स्थिति होगी, सही होगा। आप, हम सब लोग, मैं भी उसी में हूं। कभी लगता है यार पैसे तो नहीं हो जाएंगे फ्यूचर में, पैसे कम पड़ जाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, है ना, बच्चों का कैसे होगा, हमारा घर कैसे चलेगा, ये सब भय आएगा। कभी लगेगा अरे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जीवन तो अमर है, क्या होगा, थोड़ा कम भोजन पानी मिलेगा, लेकिन जीवन में समझदारी, जीवन में आचरण संपन्नता, वो होना महत्वपूर्ण है, उधर जाने की जरूरत नहीं, इसको करो। फिर आएंगे अरे पैसे तो कम नहीं पड़ जाएंगे, पैसे तो कम नहीं पड़। ये आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। क्यों भैया आंदोलन होता है? कितने लोगों ने पहले से शिविर किया हुआ है और कितने लोगों में ये आंदोलन होता हुआ दिखता है? होता है ना, कभी कैरियर और कभी ये ज्ञान, कभी कैरियर कभी ज्ञान। दोस्तों से बात किया, अरे मैंने तो ऐसा ऐसा एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैं तो यहां पर नौकरी ज्वाइन कर ली हूं, मेरी सैलरी इतनी है। अब उस क्षण में अफसोस, ये कहां मैं फंस गई, ये कौन से ज्ञान है? खुद का भी क्लियर हो गया है, अब और झंझट। तो यहां पर सूर्यकांत भैया हैं, आएंगे, उनसे मिलना। IIM में 99.99 परसेंटाइल, गए ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कैसे नहीं गया वो। एग्जाम नहीं दिया होता, नहीं गया होता तो बात अलग, एग्जाम दिया और आ गया, उसके बाद नहीं गया। मतलब स्वयं में इतना विश्वास है ना कि मैं जिस दिशा में चल रहा हूं सही है। ये राकेश भैया हैं, बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, वहां से शिफ्ट होके रायपुर में आ गए, अब रायपुर से हिंगना शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों के हिसाब से लगेगा यार कहां बेंगलोर छोड़ के यहां आ गया, है ना।
लोग हिंगना छोड़ के रायपुर जा रहे हैं, ये लोग वहां रायपुर छोड़ के हिंगना आ रहे हैं। ये हर्ष है, जे हैं, इन लोग भी आ रहे हैं। इनका बिजनेस था, इसको चाहते तो बहुत और बड़ा बना सकते थे, खूब पैसा, जितना काम बढ़ाना चाहे उतना कमा सकते थे। क्या किया, ठीक है यार इतना है, अब बाकी समय इसके लिए करना है ना। तो स्वयं में विश्वास होगा, धीरे धीरे स्थिर होगा। तो कोई आपको किसी ने कंफ्यूज कर दिया या सही जगह आए हो? हाँ, सही जगह पहुंचे हैं, बिल्कुल मत घबराइए, हम सब सही जगह में चल रहे हैं। लेकिन है क्या, वातावरण किसका है ज्यादा? वातावरण किसका है? तो वातावरण प्रभावित तो करेगा। भ्रमित मान्यताओं का इतना बड़ा वातावरण है, इस सही मान्यताओं में जीते हुए तो ये गिनती के लोग दिखते हैं। सही मान्यताओं में जीते हुए गिनती के लोग दिखते हैं, और भ्रमित मान्यताओं में पूरा संसार ही दिखता है। स्वयं पर विश्वास नहीं बनेगा, वातावरण का दबाव हावी होता रहेगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, वातावरण का दबाव हावी हो, क्या करना है, वापस यहां आ जाना। ऑफिस जाते होंगे दीदी, अब जा ही नहीं रहे, छोड़ दिया नौकरी, ये लीजिए, ये ऐसा करेंगे ना तो बच्चे लोग डर जाएंगे। ये क्या है, नौकरी छोड़ दिया, क्यों? इसको समझने के लिए अब दीदी का साहस देखिए, दीदी का साहस देखिए। क्यों दीदी, साहस है कि नहीं? कोई 50 साल की वृद्ध तो नहीं हो गई, खूब जमा करके छू रहे हैं। आयु किस आयु में है? किस आयु में इतना स्वयं पर आत्मविश्वास है, कुछ गलत नहीं लिया, तो छोड़ दिया क्या नौकरी? बड़ी चीज को पकड़ लिया है, छोड़ दिया दीदी? नहीं ना, क्या बोलना चाहिए? बड़ी चीज मिल गई उसको पकड़ लिया। क्या आप कुछ हो गया तो छोड़ दे रहे हो बेटा? बड़ी चीज मिल गई है, अभी थोड़ा वातावरण का दबाव है कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है, थोड़ा संघर्ष चल रहा होगा। क्या निर्णय हुआ? अभी प्रायोरिटी में ये है, लेकिन वातावरण के दबाव में कभी ये, घर वालों के दबाव में कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, सभी होता है हमारे यहां भी। कब तक ये जीवन विद्या करता रहेगा? कभी नौकरी वोकरी करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो ये होगा, उसको हमको विवेक पूर्वक रास्ता निकालना है। थोड़ा सा सही भी है घर वालों का सोचना, वो विवाह के लिए सोचते होंगे, है ना, ये नौकरी करेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, नौकरी नहीं करेगी तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारा कुछ गार्जियन सोचते हैं। अच्छा लड़के का मतलब क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, तो उनके अच्छे लड़के का डेफिनेशन अलग है। अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहा होगा, वो कैसे करेगा? वही पैसा कमाने वाली लड़की से शादी करना चाहेगा। तो ये सारा चीज चलेगा, उसमें थोड़ा विवेक से काम करना, थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्यपूर्वक। ठीक है? तो अभी काम क्या हो रहा है आप में? मान्यताओं को डालने का। तो एक मान्यताएं जो आप में, जो भ्रमित मान्यताएं लिखे हुए थे ना, उसकी जगह मैंने एक सही मान्यता आप में डालने का प्रयास किया कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व। दूसरी मान्यता, संबंधों में हम जब भी निर्विरोध होंगे सुखी होंगे, जब भी विरोध का भाव आएगा दुखी होंगे। एक मान्यता डाल दिया, उसके लिए तर्क दे दिया। अब आपको लगता है हाँ यार, कि जब भी हम में विरोध का भाव आता है हम परेशान होते हैं, निर्विरोध रहते हैं तो सुखी रहते हैं। कितने लोगों में ये मान्यता आ गई? कितने लोगों में मान्यता आ गई? अच्छा, कितने लोगों में पिछले 2-3 दिनों में किन्हीं के प्रति विरोध का भाव भी आया है? ठीक से विरोध का भाव आया है? सही मान्यताएं आ तो गई, क्या वो काम करने लगी? क्या नहीं। लेकिन अब लगता है ना, जब भी विरोध का भाव आता है हम दुखी होते हैं। तो ये मान्यताएं की पुष्टि होती है ना, कि मैं दुखी हुई तो उसके मूल में क्या है? मेरी मान्यता कि मुझ में विरोध का भाव आया, मुझ में विरोध का भाव आया। क्यों अंकल जी, आप में भी आया विरोध का? है ना?
आप में भी दीदी पिछले 2-3 दिनों में आया? तो ये एक मान्यता डाल दिया कि परिवार में कैसे जिया जाता है, उसका एक समाधान डाल दिया। क्या ये समाधान आपको निरंतर काम आएगा? निरंतर काम आएगा? कब आएगा? जब ये सही मान्यता ट्रिगर होंगी। जब ये सही मान्यताएं ट्रिगर होंगी तब काम आएगा। इस सही मान्यता के आधार पर भ्रमित मान्यता क्या है? मैं सही हूं, सामने वाला गलत। क्या भ्रमित मान्यता? मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। ये विरोध का भाव जैसे ही आएगा, स्वयं को सही, सामने वाले को गलत जैसे ही मानेंगे और इस मान्यता से जैसे ही प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और दुखी होते रहेंगे। फिर कभी बीच में ध्यान आएगा, अरे यार, सभी समस्याओं का मूल क्या है? मैं अपने आप को श्रेष्ठ माने हुए हूं, सामने वाले को गलत माने हुए हूं, इसलिए मैं पीड़ित हो रहा हूं। जैसे ही वहां ध्यान जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे हम? हमारा सही मान्यता की तरफ जाएगा ध्यान, वैसे ही हमारा दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमको लगेगा कि नहीं, मेरी ये मान्यता सही है। कितने लोगों ने इस मान्यता को कि निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध का भाव ही दुख है, इसको 2-3 दिनों में अप्लाई करके देखा है? लास्ट 2-3 दिनों में किन्होंने अप्लाई करके देखा? काम किया क्या? दीदी कोई एक एग्जांपल बताना चाहिए जिसमें ये, जिस घटना में इसको आपने अप्लाई किया तो काम किया? तब तो कंफर्मेशन मिलेगा ना। ये कोई ऐसी घटना जिसमें आप शेयर करना चाहें? पहले जिससे मेरा विरोध था, अब वो भी नहीं रहा। जैसे मेरे जीजा जी हैं सेकंड नंबर वाले, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा, हम दोनों का 36 का आंकड़ा चलता है। वो मेरा नंबर सेव नहीं किया है, मैं उनका नंबर ब्लॉक करके रखी हूँ, तो ऐसे बातचीत नहीं होता। शादी के टाइम भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई कि मैं एकदम सोच रही थी कि जैसे मेरी शादी होगी सबसे पहले इन्हीं को सुनाऊँगी फ़ोन करके। बट फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई, बिज़ी हो गई थी तो। अब लग रहा है कि वो अपने जगह सही थे, वो मेरे को दुःख देने के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने सुख के लिए कर रहे थे। तो वहाँ पे अब उनके लिए जो भी था मन में, अब नहीं रहा। है ना? हाँ। आप स्वयं में ही निर्विरोध हुए, उनका जो दबाव था उस दबाव से मुक्ति हो गई ना। हाँ। बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? और कोई बताइए, शेयर करिए। देखो इसमें क्या चीज का दिक्कत? शेयर करेंगे तब तो पुष्टि होगी कि ये काम करता है। शेयर करेंगे तब तो पुष्टि होगी। बताइए, पिछले 2-3 दिन में कौन सी ऐसी घटना घटी जिसमें आपने इसको अप्लाई करने का काम किया और ये काम करता हुआ दिखा? बताइए। कल रात में रूम में हम लोग साथ में थे सभी। हाँ। तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे। जो भव्या है ना, अभी हाँ। शायद नहीं है वो। अच्छा, नहीं है? हाँ, मेरी बहन है ना, उसको थोड़ा सा लग गया हाथ में, तो हल्का सा खून निकलने लगा, तो वो रोने लगी, है ना। वो रोने लगी तो मैंने बोला कि हम जो है भाई की तरह लग गया था वो हाथ में। तो मैंने बोला कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया, उनके मैं नासमझी थी, उनसे हो गया। आप समझदार हो ना, आप तो शांत हो सकते हो ना, ऐसा बोला। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बोलने लगी कि हाँ मैं तो समझदार हूँ, उनको समझाओ ना, ऐसा करके। तो मैंने बोला कि अगर आप समझदार हो तो अपने मन में विरोध का भाव नहीं लाना है, और ऐसा कुछ कुछ बोला। वो अयोग्य है तो कम से कम हमको समझना है, अपने में प्रैक्टिस लाना है करके। ऐसा मतलब अगर मैं वो सब नहीं बोलती ना, तो उसका जो रोना है वो आधा घंटा तक जाता, और वो 2 मिनट में ही शांत हो गए। 2 मिनट भी नहीं लगा। 2 मिनट भी नहीं लगा ना? नहीं लगा। हंसने लगी 2 मिनट के अंदर, लगा ही नहीं उतना। काम किया ना? काम करता है कि नहीं करता है? जैसे ही इन्होंने निर्विरोधिता का स्मरण कराया उनको, इन्होंने हनुमान जी को हनुमान जी की ताकत बताई। जैसे ताकत बताई ना, निर्विरोधिता, जानबूझ करके नहीं किया, और देखिए 1 मिनट में काम कर गया, दवाई काम कर गया, समाधान काम कर गया, समस्या खत्म। और नहीं याद कराया होता तो आधे घंटे तक रोती और झगड़ा होता, तुमने जानबूझ करके मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, खूब रोना धोना मचता ना। बहुत बढ़िया।
मतलब ये समाधान काम करता है। ये मान्यताएं जब भी हमारे में आई, हमको समस्या का समाधान दी। ये मान्यताओं के आधार पर जब मैंने जीने का प्रयास किया, तो इसमें जीने में वो समाधान उपलब्ध कराया। इसका मतलब ये मान्यताएं काम कर रही हैं। निर्विरोधिता होने से हमारी समस्याएं समाधानित होती हैं। और बताइए, और कोई शेयरिंग? जी, दीदी को। हाँ, मेरे पतिदेव से तो आप सब मिले हुए हैं। वो बहुत थोड़ा इतना गंभीरता से किसी चीज को लेते नहीं है। तो कल वो गाड़ी से कहीं जा रहे होंगे और सुनिए अभी सुन लेते हैं जी। गाड़ी से कहीं जा रहे थे वो, शाम के समय की बात है। तो सामने से कोई तेजी से आ रहा था और उसको बचाने के लिए वो दोनों ब्रेक गाड़ी का मारे, गाड़ी स्लिप हो गई और उनके घुटने छिला गए, हाथ छिला गए। फिर मुझे तो पता ही नहीं था। मैं घर पहुंचते पहुंचते 7:30-8 बज गए। और जब मैं उनको बस स्टैंड में फोन की कि मुझे लेने आओ, तो वो बोले मेरे को कुछ काम है, तू घर चली जा। तो मैं बोली क्या काम है? तो बस ऐसे बोलते वो गाड़ी स्लिप हो गई थी ना, तो मेरे को थोड़ा चोट आ गई है और तू घर चली जा, मैं आ जाता हूँ, थोड़ा डॉक्टर के पास गया हूँ करके। अब मेरे को गुस्सा आया कि ये ऐसे ही करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त बात कर रहे होंगे ऐसे। 2 मिनट बस में बैठे बैठे, फिर रास्ते भर ऐसे शांत रही, चुपचाप रही। अपना ई रिक्शा से मैं घर भी चली गई। फिर बच्चे से पूछी, बच्चा भी बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है करके। और जब भी वो कुछ गलत करते ना, मैं उनको बहुत चिल्लाती हूँ, आपके कारण आप लापरवाह हो ऐसा। पर कल मैं पहली बार मन में सोची, वो जानबूझ के थोड़ी नहीं किए हैं, है ना, वो अनजाने में हो गया। वो तो हमेशा अच्छा ही कूल ही रहते हैं, ऐसे ऐसे खुद सोची। और एकदम शांत थी। जब वो हॉस्पिटल से आए तो उनको खाना वगैरह, दवाई वगैरह दे रही थी। ये सब काम मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा चिल्ला के बड़बड़ाते हुए। और कल शांत मन से कर रही थी तो मेरी बेटी बोलती है, मम्मी पापा की सेवा कर रही है देखो तो। जबकि ये सारा काम मैं रोज करती हूँ, लेकिन कल मैं शांत भाव से कर रही थी ना, तो घर में मेरे बच्चों को भी आश्चर्य हो रहा था और पतिदेव को भी आश्चर्य हो रहा था कि इतनी शांत है, डांट भी नहीं रही है। तो उनको भी लगा कि कितनी सेवा कर रही है ना। जबकि सारा काम मैं रोज करती हूँ, पर कल उनके मन में भाव आया है, लेकिन चिल्ला करके, चीख करके। हाँ, और कल शांत भाव से करी तो सब बोल रहे थे, देखो मम्मी पापा की सेवा कर रही है पहली बार, है ना। तो ये परिवर्तन तो आया है। बिल्कुल ना। अरे कोई आदमी जानबूझ करके अपने को चोट लगाएगा क्या? कोई जानबूझ करके अपने को चोट लगाएगा क्या? हम जबरदस्ती का चिल्लाते रहते हैं। अरे कोई जानबूझ करके कप तोड़ेगा क्या? जानबूझ करके चिल्लाते रहते हैं ना। जानबूझ करके मतलब ना समझी बस। फिर से मैं बोल दिया जानबूझ करके नहीं, ना समझी बस वो चिल्ला रहे हैं। कितना आराम है ना। ठीक है, हो जाएगा। अब हो गया तो इसमें हम क्या चीखे चिल्लाएं? अरे दुर्घटना घट गई है, उसमें हम क्या चीखे चिल्लाएं? एक तो बेचारे को कष्ट पहुंचा हुआ है, ऊपर से हम चीख के चिल्ला करके और उसको परेशान कर रहे हैं। नहीं, ये तो काम तो करता है। अब ये आप में क्या हुआ? कंफर्मेशन हुआ। किस चीज का कंफर्मेशन? सही में मैं निर्विरोध रही। ऊपर कोई सिलेंडर इधर से उधर ले जा रहे होंगे। ये ना माना जाए कि वो भूत कुछ कर रहा है। वो किसी के अपार्टमेंट में क्या भूत, कौन है किसके अपार्टमेंट में कुछ भूत आ जाता है? अच्छा वो नहीं, वो खुशी के बारे में बता रहे थे ना, कोई टेंशन कर। हाँ, आपके अपार्टमेंट में भूत आ जाता है। हाँ, तो ये देखा। अच्छा, अब ऐसा जब आपकी स्मृति में आया, निर्विरोध रही, तो मैं स्वयं भी सुखी रह पाई, सामने वाले को भी सुखी कर पाई। अब ये आपके स्मृति में स्टोर हो गया। अब आपकी स्मृति में स्टोर हो गया। ये मान्यताएं सही हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होगा, इसके विपरीत भी होगा। इसके विपरीत भी होगा। आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि अब निरंतर हो गया है। अभी ये वातावरण में रोज सुन रहे हैं, इस कारण से वो ट्यूनिंग बनी हुई है। रोज सुन रहे हैं इसलिए इसका प्रभाव बना हुआ है, स्मृति में है ना। जैसे ही शिविर से चले जाएंगे,
हफ्ते 10 दिन 15 दिन होगा, ये स्मृति इसकी कम हो जाएगी, निर्विरोधता की स्मृति कम हो जाएगी, वापस फिर से पुराना जो प्रवृत्ति है वही चालू हो जाएगा, जो पुरानी प्रवृत्तियां फिर से चालू हो जाएंगी, चीखना चिल्लाना होगा। दीदी अरे मेरा ही होता है दीदी, तो आपका क्या है? मेरा ही होता है, मैं ही चीखने चिल्लाने लगता हूं, तो आपका भी होगा ना। मेरे साथ ही होता है, मैं ही जब शिविर लेकर के जाता हूं ना, इतना बढ़िया बढ़िया घर में शांति रहता है, सब लोगों को लगता है बढ़िया है, शिविर लेने जाया करो। आप शिविर लेके आते हो तो कूल रहते हो, ठीक रहते हो। जैसे ही शिविर लेना बंद करते हैं लंबा, फिर पुरानी प्रवृत्तियां जो है हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी जो हो, जितनी बार हमारे में ये चित्रण में हर दिन सुबह शाम यही चल रहा है, तो ये हमारे में प्रभावी हो गया है। तो क्यों अभी हो गया दीदी? अभी हम ये सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमारे घटनाएं घटी, अरे वही उसी आधार पर सोचते हैं, उसी आधार पर विचार करने लगते हैं, तो हम संतुलित रहते हैं। तो क्या करना होगा? असंतुलित होते जाएंगे, 10 दिन बाद फिर से असंतुलित होने लगे, तो फिर क्या करना होगा? फिर से परिचय शिविर, फिर से परिचय शिविर। कितना भी करें, बारंबार इसको हमको करना ही पड़ेगा। भैया थोड़ा सा कठिन तो है बार बार आना, नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिए। कुछ भी, बहुत सारे उपाय हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर बहुत सारे शिविर हैं। सोम भैया हैं, साधन भैया हैं, श्री राम भैया हैं, सुरेंद्र पाल जी हैं, ऐसे काफी लोगों के शिविर हैं। उनको देखें हर दिन, हर दिन उनको देखें। देखने से क्या होगा? हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण हर दिन होता रहेगा। क्या? निर्विरोधिता, निर्विरोधिता, निर्विरोधिता। तो हर दिन का ये कार्यक्रम बना लें, हर दिन का भैया कार्यक्रम बना लें कि हम हर दिन पूरा परिवार 1 घंटा जीवन विद्या शिविर को देखेंगे। कोई एक समय को निश्चित कर ले, कर लीजिए, फायदा करेगा। हर दिन पूरा परिवार बैठ करके 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी निकल पाता है। अरे कमाने में 8 घंटे लगाते हैं, संबंध को निभाने में 1 घंटा तो लगा ही सकते हैं ना। अरे कमाने के लिए 8-8, 10-10 घंटा लगाते हैं, संबंध को निभाने में 1 घंटा भी नहीं लगा सकते? लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो हर दिन पूरा परिवार मिल करके हम जीवन विद्या शिविर सुनेंगे, देखेंगे। कितने लोग करेंगे? कितने लोग हर दिन ऑनलाइन? बहुत बढ़िया। वहां मन नहीं लगेगा तो ऑफलाइन आ जाइएगा। यहां निरंतर चलता रहता है, गुजरात में चलता रहता है, हापुड़ में चलता रहता है, काफी जगह ये चलता रहता है। ये ठीक है। तो जीवन में व्यवस्था का मतलब, फिर से, जीवन में व्यवस्था का मतलब है कि जब ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाती है, जीवन के सभी अंगों में क्या हो जाती है? सामंजस्य हो जाता है, हार्मोनी हो जाता है। यही है जीवन में व्यवस्था, यही है जीवन में व्यवस्था। ऐसे जब जीवन व्यवस्थित हो जाते हैं, उसमें बाहरी वातावरण के दबाव से कोई आंदोलन नहीं होता है, कोई आंदोलन नहीं होता है। जहां पर ये बुद्धि, चित्त का ये चिंतन, बुद्धि, आत्मा क्रियाशील नहीं हुआ है, वहां बाहरी वातावरण के दबाव में आंदोलन हो जाता है, असंतुलन आ जाता है, भाव बिगड़ जाते हैं, विचार बिगड़ जाते हैं, चित्रण नेगेटिव हो जाता है, और उससे हम दुखी होते रहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पहले हमारा जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? स्वयं में व्यवस्था को समझना, स्वयं में व्यवस्था को समझने के बाद परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना, प्रकृति में व्यवस्था को समझना, अस्तित्व में व्यवस्था को समझना। ये ठीक है? तो मूल में यदि मानव में व्यवस्था को समझने जाते हैं, तो उसके मूल में परिवार में, समाज में हर चीज समझ में आने लगता है ना? बहुत बड़ा काम है मानव में व्यवस्था को समझना। मानव में व्यवस्था में
पहले तो हमारे अनुमान में ये आ जाए कि मानव और जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, उसके बाद जीवन की ये क्रियाएं दिखने लगे और इन क्रियाओं में व्यवस्था होने लगे, हमारा मोक्ष हो गया। यही है मोक्ष। ऐसे जीवन ही मोक्ष प्राप्त जीवन है। ये जीवन जो है समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त है। ये शरीर चलाते समय भी इनका मोक्ष हुआ है, शरीर छोड़ने के बाद भी इनका मोक्ष हुआ है। अभी तक मोक्ष का हम माने, मोक्ष तो शरीर छूटने के बाद ही मिलेगा। यहां क्या बात हो रही है? सशरीर मोक्ष की बात हो रही है। मोक्ष क्या है? भ्रमित मान्यताएं ही बंधन है। इन भ्रमित मान्यताओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। भ्रमित मान्यताएं ही बंधन है। मोक्ष क्या है? इन भ्रमित मान्यताओं से मुक्ति। इन भ्रमित मान्यताओं से मुक्ति कैसे हो जाएगी? अस्तित्व जैसा है वैसा जान लिया, उसके अनुसार जैसे ही हमारे जीवन व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे जीवन मोक्ष प्राप्त जीवन है। हमने सारा बंधन का कारण शरीर को बांध के रखा हुआ है। शरीर के जब तक मुक्ति नहीं होगी, बंधनों से मुक्ति नहीं होगी। अरे शरीर तो भौतिक रासायनिक वस्तु है। शरीर तो भौतिक रासायनिक वस्तु है, ये हमारे बंधन का कारण कैसे हो सकता है? शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु है ना, क्या ये हमारे बंधन का कारण है या हमारा भ्रम ही हमारे बंधन का कारण है? क्या ठीक लगता है? तो क्या हमको जो भ्रमों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, जो मोक्ष होना है, वो मरने के बाद होगा या जीते जी मोक्ष मिलेगा? जीते जी मोक्ष मिल सकता है। ये हम लोग आज तक क्या मानते रहे? किस बंधन से मुक्ति पाना है? ये शरीर के आवागमन के मुक्ति होने को मोक्ष माना। किसको मोक्ष माना? शरीर के आवागमन से मुक्ति हो गया तो मोक्ष हो गया। ये शरीर क्या हमारा बंधन का कारण था ही नहीं। हमारे बंधन का कारण तो हमारा भ्रम था। हमारे बंधन का कारण हमारा भ्रम था। भ्रमों से मुक्ति हो गई, सशरीर मोक्ष मिल गया। तो जो आदर्शवाद जो मृत्यु के बाद मोक्ष की बात कर रहा था, ये सहअस्तित्ववादी दर्शन, मध्यस्थ दर्शन, जिस मध्यस्थ दर्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, जिस सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं, उसमें सशरीर मोक्ष की बात हो रही है। क्या सही लगता है कि शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा या जीते जी मोक्ष मिलेगा? कितने लोगों को लगता है कि जीते जी मोक्ष मिलेगा? अभी तक क्या मान के बैठे हुए थे? निर्वाण, महानिर्वाण, निर्वाण और महानिर्वाण। अब कभी शरीर में नहीं आएंगे। शरीर में आ गया इसका मतलब उसको मोक्ष नहीं मिला है। कोई जागृत मानव भी जैसे ही शरीर लेगा, ये लो, इसको मोक्ष नहीं मिला हुआ है। तो यदि कोई सशरीर बोल रहा है मैं ज्ञानी हूं, तो आदर्शवादी क्या बोलेंगे? झूठ बोलता है, गलत बोलता है, इसको मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष तो मृत्यु के बाद होता है। जब तक शरीर है तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। वो भी क्या है? वो भी क्या है? भ्रमित मान्यता है कि जब तक शरीर है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। वो भी क्या है? भ्रमित मान्यता है। कितनी भ्रमित मान्यताएं हैं हमको पता ही नहीं है। ये ठीक है? ये ठीक है? समझ में आया? तो बताइए, यदि मानव में व्यवस्था को हम समझ लिए तो थोड़ा हम परिवार में व्यवस्था को समझ लेंगे। मानव में व्यवस्था में यदि कुछ डाउट है तो बताइए, जीवन कैसा कंफ्यूज है, ये कितने लोगों को समझ में आता है? और इस कंफ्यूजन का एक्सट्रीम कहां दिखता है? ये कंफ्यूजन का एक्सट्रीम कहां दिखता है? स्वप्न में दिखता है, एकदम एक्सट्रीम। क्या स्वप्न में आप देखते हो, आप ही को लगता है यार ये क्या हो रहा है यार। जब स्वप्न से नींद खुलती है तो जो आपका स्वप्न चल रहा होता है उसको देख के आप ही को लगता है यार ये इतना कंफ्यूज कैसे मैं हो गया था। नहीं होता है?
कुछ भी होता रहता है स्वप्न में। आपको देख लिया, मैं अपने घर के किसी को देख लिया और कुछ भी किए जा रहा हूं, है ना। मैं हल्क मूवी देखा था, हल्क मूवी नाम सुने ना, वो एकदम ऐसा हल्क, हल्क मूवी है ना, उस एवेंजर्स। मैं हल्क मूवी जब देखा ना, मेरे को 2-3 दिन तक सपने आते थे मैं जंप मार रहा हूं, मैं जंप मार रहा हूं, खूब जंप मारता हूं, यहां से जंप मारता हूं, बहुत दूर जाकर के गिरता हूं और मजा भी आता है। क्या हमारा कुछ भी देखता रहता। कितने लोग स्वप्न देखते हैं और उनको लगता है यार ये स्वप्न इतना उटपटांग कैसे हो सकता है। एक तो याद, जो याद रह गया वो भी एकदम उटपटांग, बिना से पैर का जिसको कहते हैं, एकदम मतलब उसमें कोई स्पष्टता नहीं, कंफ्यूज्ड। वो किसका रिफ्लेक्शन है? हमारे कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन है। स्वप्न हमारे कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन है कि हम इतने कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो शुरुआत किया जाए कल्पनाशीलता में, स्पष्ट हुआ जाए। क्या है स्पष्ट? जो सही मान्यताएं हैं उसको डाल करके उसके अनुसार उसको चालित करके मन वृत्ति चित्त क्रियाशील होने लगे, उसके फल परिणाम में सुख मिलने लगे, इससे वो सही मान्यताओं की पुष्टि होने लगे, उससे ये कल्पनाशीलता धीरे 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 व्यवस्थित होने लगती। भी कैसे आएंगे? ऐसे ही है। आपको यदि इस तरीके के आप स्वप्न में भी देखोगे मैं कहीं बैठ करके शिविर कर रहा हूं, में भी क्या आएगा? निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। स्वप्न भी क्या आएगा? 4-5 लोग झगड़ रहे हैं और आपको देख रहे, समझा रहे हो निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध के भाव में जीना ही दुख है। स्वप्न भी इसी का चल रहा है। स्वप्न में भी सही मान्यताएं काम करने लगेंगी, स्वप्न में भी सही मान्यताएं काम करने लगेंगी। तो आप समझो अब आपका कल्पनाशीलता क्या हो रहा है? सही दिशा में सेटिंग हो रही है, उसकी सही दिशा में सेटिंग हो रही है ना। सही दिशा में जो अभी सेटिंग हो रही है ना, यदि ये स्वप्न में भी सेटिंग होने लगा, इसका मतलब है अब आप में मनन होने लगा है, वरना सिर्फ श्रवण ही है। इस पे और डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि अभी श्रवण की बात हो रही है, उसके आगे की बात है मनन। तो वो सेटिंग जो जीते जागते हो रहा है, वो स्वप्न में भी वो सेटिंग जैसा होने लगे, मतलब ये श्रवण मेरी प्राथमिकता में आ गया, ये श्रवण मेरी प्राथमिकता में आ गया। भाई जो भक्ति मार्ग में लगा रहता है उसको सपने किसके आते हैं? उनको अपनी देवी देवताओं के ही सपने आते रहते हैं। जो सही अर्थ में भक्ति मार्ग में लगा हुआ है वो दिन रात उन देवी देवताओं की कल्पना कर रहा है, स्वप्न में भी उसको वही आते हैं कि ये देवी देवता हैं, उनके साथ मैं ऐसा बातचीत कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, यही स्वप्न भी आता है। हमारी प्राथमिकता का मतलब ही यही है कि जो हम दिन में सोच रहे हैं वही रात में भी है। दिन में ज्ञान की बात करते हैं, रात में जो है क्या सपना आता है पता ही नहीं है। इसका मतलब है हमारी प्राथमिकता में अभी ये नहीं आया है। ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, परिवार में व्यवस्था पे आ जाएं। परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था। एक बार पूछ लेना, वो आ रहे हैं, कर लेंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण भाग है कि जो ये शिविर चलता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही गया है, डेवलप हो ही चुका है। उसमें जो रनिंग कॉस्ट, रनिंग खर्च है, उसको हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हम सभी जो है परस्पर सहयोग से उसको पूरा करें। जो भी रनिंग खर्च है उसको परस्पर सहयोग से करें
क्या ऐसी अपेक्षा ठीक है या नहीं है? ठीक है ऐसी अपेक्षा? कितने लोगों को ऐसी अपेक्षा ठीक लग रही है? रनिंग खर्च का मतलब सिर्फ जो भोजन की व्यवस्था है, बाकी और रहने का, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जो अपेक्षा है, जो भोजन है, भोजन के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसकी भी अपेक्षा नहीं है। बस भोजन के लिए जो सामग्री आता है, जैसा आप घर में रहते आपके यहाँ सामग्री आता, वैसा यहाँ पर भी जो भोजन सामग्री है, जो आप हम लोग ने ही खाया है, उसका वहन हम करें खुद। ऐसी अपेक्षा कितने लोगों को लगती है ठीक है? ठीक है ना ऐसी अपेक्षा? उसमें हर्ष भैया ने कुछ लिख दिया है कि ग्रोसरीज, वेजिटेबल, मिल्क, एलपीजी का कुल मिलाकर के कुछ इतना खर्च आया है, उसमें इतना आ चुका है, इतना है। तो यदि जैसी जिसका बनता है वो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन ऐसा शिविरों हम लोग करते हैं कि भाई ये लंबी परंपरा बनेगी, जो हम बनाएंगे परंपरा वही आगे कैरी होगी। हाँ है ना? तो परंपरा ये बनाया जाए कि जब ये सुविधाएं ये सब जो है ये हो गई, ये एक बार किसी के सहयोग से हो जाती हैं, जो खाने पीने का खर्च है वो सभी के सहयोग से हो, जितने से विद्यार्थी आते हैं सभी के सहयोग से हो। तो उसमें ये ऐसा है, उसमें जैसा जिनसे सहयोग बन सकता है वो कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, धन का नहीं है, तन मन जिससे भी हो। हाँ जी, अब परिवार में व्यवस्था को देखने जाएं तो परिवार में व्यवस्था का मतलब है, परिवार में व्यवस्था का मतलब है कि जो परिवार से लेकर के विश्व परिवार है, परिवार के विश्व परिवार व्यवस्था है, उस व्यवस्था के संदर्भ में इस छोटी व्यवस्था को पहचानना। इस छोटी व्यवस्था को पहचानने में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसमें व्यवस्था के तो बहुत सारे आयाम हैं। कुछ उत्पादन भी होगा परिवार में, हाँ है ना? कुछ उत्पादन भी होगा, कुछ श्रम भी होगा। नहीं होता है? हम परिवार व्यवस्था में रहते हैं, कुछ श्रम करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई आपका कुछ काम होगा सब्जी लाने का, किन्हीं का काम खाना बनाने का होगा, किन्हीं का काम कुछ और होगा, है ना? कुछ उत्पादन का होगा, कोई खेती करते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, ये सभी होते हैं ना? और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? एक दूसरों के साथ न्याय को पहचानना, एक दूसरे के साथ न्याय को पहचानना, एक दूसरे के साथ न्याय को पहचानना। तो अभी क्या है, इधर से भी अपेक्षा है, इधर से भी अपेक्षा है, दोनों तरफ क्या है? अपेक्षा है। परिवार में पति की पत्नी से कुछ अपेक्षा है, पत्नी की पति से कुछ अपेक्षा है, माँ बाप की बच्चे से कुछ अपेक्षा है, बच्चे की माँ बाप से कुछ अपेक्षा है, भाई की बहन से कुछ अपेक्षा है, बहन की भाई से कुछ अपेक्षा है। तो परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें हर एक दो के प्रति कुछ अपेक्षाएं हैं। क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं बताइए? तो क्या क्या अपेक्षा हो सकती है बताइए? एक अपेक्षा है कि कुछ सेवा हो, सेवा, हाँ है ना? जैसे अनुभूति है, अनुभूति की अपेक्षा होगी ना कि मैं उसको भोजन पानी कराऊं, उसको नहलाऊं, ये अपेक्षाएं है कि नहीं है? तो क्या क्या अपेक्षाएं हैं? पहला, सेवा करो। सारी सेवा जो है, शरीर की सेवा करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग
परस्परता में परिवार में शरीर की सेवा करते हैं एक दूसरे की। ठीक से हाथ खड़ा करें। शरीर की सेवा करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसी आवश्यकता होती है, पति बीमार होते हैं तो पत्नी सेवा करती है, पत्नी बीमार होते हैं तो पति सेवा करते हैं, है ना। बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप सेवा करते हैं, माँ बाप बीमार होते हैं तो बच्चे भी सेवा करते हैं। कई जगह मैंने देखा 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चियां जो हैं घर का पूरा काम संभाल लेती हैं जब माँ बीमार होती है, खाना भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। आप लोग करते हो? आप लोग करते हैं? सब करते ही हैं। और क्या अपेक्षा है सेवा की? और क्या अपेक्षा है? अर्थोपार्जन की, हाँ या ना? अर्थोपार्जन की, हाँ या ना? और क्या अपेक्षा है? वो तो आ गया सेवा में, वो भी आ गया सब उसमें। सबसे बड़ी जो अपेक्षा है मूल्यों की, सबसे बड़ी जो अपेक्षा है मूल्यों की, सबसे बड़ी जो अपेक्षा है वो क्या है? मूल्यों की। सबसे बड़ी अपेक्षा किन चीजों की है? मूल्यों की अपेक्षा है। हम बाकी दो तो कर पाते हैं, इन मूल्यों की अपेक्षा को ही पूरा नहीं कर पाते। सेवा भी कर पाते हैं, कुछ अर्थोपार्जन भी कर पाते हैं, लेकिन क्या चीज जो है परिवार में सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है? क्या चीज परिवार में सबसे बड़ी समस्या का कारण है? बताइए। मूल्यों का जो अपेक्षा है उसको जो पूरा नहीं कर पाते, वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण रहता है। नहीं होता है? क्या लगता है दीदी? क्या ये अर्थ का है मामला? क्या ये सेवा करते ही है? सेवा करते ही है। कल एग्जाम्पल होता है, मूल्य विहीन सेवा करते हैं तो दुखी होते रहते हैं। क्या मूल्य विहीन सेवा? चीखते चिल्लाते हुए मूल्य विहीन हो गया ना। चीखते चिल्लाते हुए कर रहे हैं, मूल्य विहीन हो गया ना। क्या मूल्य? विश्वास मूल्य नहीं है। विश्वास मूल्य नहीं है। वो आदमी भी जो है थोड़ी देर में चिड़चिड़ चिड़चिड़, यार करना है करो, मत करो, छोड़ दो, हो जाता है ना। मूल्य विहीन जब हम सेवा करने जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आप सोचिए एक चीज, मान लीजिए आप वृद्ध हो गए, है ना, और आपकी तबीयत खराब हुई। आपका बच्चा जो है बढ़िया एक नर्स रख दिया, खूब अच्छी फैसिलिटी कर दिया, खूब सारे फल जो है और बहुत तरीके के अच्छे जो है पौष्टिक भोजन सबका जुगाड़ कर दिया, हाँ या ना। और एक बार भी आपको देखने नहीं आता, एक बार भी आपको देखने नहीं आता, लेकिन खूब बढ़िया जो है आपकी शरीर की सेवा हो रही है, खूब बढ़िया सबकी शरीर की सेवा हो रही है, आपको एक बार देखने भी नहीं आता। उसी घर में रहता है, अपना काम करने आता है, आपको एक बार भी देखने नहीं आता है, जबकि आपके शरीर की तो खूब अच्छी सेवा हो रही है। आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा लगेगा? शरीर का तो खूब बढ़िया सेवा, भाई शरीर तबीयत खराब हुई है ना, शरीर की ना तबीयत खराब हुआ है, लो अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा नर्स, खूब अच्छी सुविधा, सब कुछ कर दिए, फिर क्यों बुरा लग रहा है? मूल्यों की, वो जो स्नेह मूल्य है, जो ममता मूल्य है, वो जो मूल्यों की अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही। मूल्य विहीन जब हम सेवा करने जा रहे हैं तो जो मूल्यों की अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही है, वो परेशान करता है हमको, हाँ या ना। क्या परेशान किया? मूल्यों की। और हो सकता है कि हमारे पास उतना धन नहीं है, हमारे पास उतना धन नहीं है, लेकिन खूब मन से बेटा सेवा करता है, खूब मन से बेटा सेवा करता है, ना उतना अच्छा भोजन दे पा रहा है, ना अच्छा डॉक्टर से दिखवा पा रहा है, लेकिन खूब भाव से
खूब ममता भाव से, स्नेह भाव से सेवा करता है, क्या लगता है माता पिता की तृप्ति होगी कि नहीं होगी? क्या लगता है, होगी कि नहीं होगी? मतलब वस्तु कम हो जाए, मूल्य कम नहीं होना चाहिए। वस्तु में कॉम्प्रोमाइज हो जाए लेकिन मूल्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप कितना भी वस्तु कर दें, मूल्य में थोड़ा सा भी कमी होता है, आदमी को स्वीकार नहीं होता, आदमी को स्वीकार नहीं होता। मतलब परिवार में जब हम जीते हैं तो सबसे बड़ी अपेक्षा होती है मूल्यों की। वो मूल्यों का निर्वाह नहीं होता है तभी मामला सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। पति को लगता है कि यार इतना मेहनत करके वो पैसा कमा करके घर में लाके दे रहा है, और वो थक करके आता है ऑफिस, अपना टीवी देखता रहता है, मोबाइल देखता रहता है ना, और बढ़िया खाता है, सोता है, फिर सुबह काम पे चला जाता है। उसको लगता है यार पत्नी को सब कुछ तो दे ही रहे हैं, सारा सुख दे रहे हैं, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, और पत्नी यहां इतनी गुमसुम रहती है। पत्नी की अपेक्षा है एक बार प्यार से बात तो करो, एक बार प्यार से स्नेह से बात तो करो। आपको लगता है यार उसकी जो आवश्यकता है उसको तो मैं इतने अच्छे ढंग से कर रहा हूं, अच्छे से अच्छे नौकर चाकर रख दिया, इतना पैसा दे दिया, एसी घर दे दिया, एसी कमरा दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब क्यों परेशान है वो? अब क्यों परेशान है? क्यों परेशान है वो? मूल्यों की अपेक्षा। भाव ही तो है, ऐसे मूल्यों की अपेक्षा है वो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, मूल्यों की अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ है ना? ऐसे परिवारों में हम कितना जो है इन मूल्यों की अपेक्षा को पहचान पा रहे हैं। जैसे मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की ये अपेक्षा है कि मैं उसके साथ खेलूं, वो चाहती है कि मेरे साथ समय गुजारो, मेरे साथ खेलो, और मैं अपना बढ़िया जो है मोबाइल में चिपका हुआ, मैं बढ़िया अपना मोबाइल में चिपका, जाओ मम्मी के साथ खेलो, जाओ मम्मी के साथ खेल लो। मम्मी क्या बोलेगी? मुझे अभी काम है, जाओ आप बाहर जाके खेल लो। बच्चे को क्या लगेगा? इन दोनों ही लोगों को मेरे मूल्यों की अपेक्षा समझ में नहीं आ रही है। हाँ या ना? बच्चे के साथ हम कितना हम ये करते हैं हमको पता नहीं चलता। मैं तो देखता हूं बच्चे की अपेक्षा होती है माँ बाप उसके साथ खेलें, एंजॉय करें। हम ज्यादा होते हैं, क्या कर देते हैं? ये लो मोबाइल, ये लो टैब, अपना जान छुड़ाते हैं, अपना जान छुड़ाते हैं। क्यों? हमको भी मोबाइल देखना है, हमको भी टीवी देखना है, हमको भी मोबाइल देखना है, हमको भी टीवी देखना है। वो उसमें डिस्टर्ब कर रही है तो हम क्या करेंगे? भाई आप भी अपना एक मोबाइल ले लो, एक टैब ले लो, आप उसमें बिजी रहो। धीरे धीरे बच्चा किसको महत्वपूर्ण मान लेता है? मोबाइल को, टैब को, आपको गौन कर देता है। आप आते हैं बात करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चे आपसे बात नहीं करना चाहते। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं। अब आप सोचते हो बच्चा आए हमसे बातचीत करे, बच्चा आए हमसे बातचीत करे। बच्चा अपना मोबाइल टैब में बिजी रहता है, आपसे बातचीत नहीं करता है। तब आपको रिग्रेट होता है। क्यों रिग्रेट होता है? घर के सारे बुजुर्गों को मैंने देखा है, कोई भी बाहर से आदमी आता है खूब बात करते हैं उससे। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है कि जब भी कोई आदमी बाहर से आता है ना, उससे बैठ के खूब बात करते हैं। क्यों बैठ के बात करते हैं? घर में कोई उनसे बात करने वाला नहीं है, घर में कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। उनको उपेक्षित महसूस होता है, उनको उपेक्षित महसूस होता है। इसलिए जो बाहर वाले आते हैं, चलो इसी से मन बहलाते, इसी से बातचीत करते। कितने लोगों को लगता है घर में ऐसा होता है? ठीक से हाथ खड़ा कर। आप लोग उपेक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़े लोगों को हम जाते हैं, भाई बच्चे के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। वो जाता है ऑफिस में, ऑफिस से आता है थका हुआ,
अपना कुछ खाता पीता है, अपना टीवी देखता रहता है, अपना मोबाइल देखता रहता है, और आपको लगता है आधे घंटे तो हमसे आके के हंस बोल ले, बातचीत कर ले। आप इंतजार करते रहते हैं कब वो सो जाता है, आपको पता नहीं चलता। हाँ या ना? कब वो सो जाता है पता ही नहीं चलता है, आप हमेशा अफसोस करते रहते हैं। तो ये जो मूल्यों की अपेक्षा है, ये मूल्यों की अपेक्षा को जब हम नहीं पहचान पाते हैं, कितना भी इसको भौतिक तरीके से पूरा करना चाहे, पैसे से पूरा करना चाहे, ये पूरा नहीं पड़ता। कितना भी कर लें, कितना भी भौतिकता वहां पर ला दें, कितना भी पैसे दे दें, वो पूरा नहीं पड़ता। इसमें कम हो सकता है, इसमें कम नहीं चलेगा। यदि पति पत्नी के बीच में खूब प्रेम है, पति थोड़ा कम भी कमाता है, पत्नी खूब खुश रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? क्यों दीदी, सही बता रहा हूं? पति थोड़ा कम कमा ले लेकिन आपको खूब प्यार करे, चलेगा ना? पति खूब कमाए, वो घर को होटल जैसा बना के रखे। घर को कैसा बना के रखे? होटल के जैसा। जब मन करे आए, जब मन करे सोए, जब मन करे खाना खाए। होटल के जैसा है। पति कैसा आता है घर में? होटल के जैसा आता है। वो आता है बढ़िया, वहां पर उसको खाना पर उसकी पत्नी देती है, वो खाता है, मस्त सो जाता है, टीवी देखता है, सुबह जब मन करा उठा, तैयार किया, निकल गया। खूब बढ़िया राजमहल बना के दिया है। कैसा लगेगा दीदी? कैसा पति चाहिए जो आपको राजमहल बना के दे और आपसे कभी कुछ प्यार से बात भी ना करे, या एक छोटी सी झोपड़ी में आपसे खूब प्यार से रहे? क्या चलेगा? मूल्यों का निर्वाह करे ना। क्या चलेगा? मूल्यों का निर्वाह करे। आप अपेक्षा रखते हैं पति राजमहल भी दे और प्यार भी दे, दोनों दे तो और अच्छा, दोनों दे दे तो और भी अच्छा। तो थोड़ा प्यार देता है, यार थोड़ा जाओ यार, पैसे कमा के लाओ, राजमहल भी लाओ। और बना के भी रहे हैं कि शेरशाह ने अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनवाया, तुमने क्या किया? शेरशाह ने अपनी पत्नी की याद में क्या किया? ताजमहल बनवाया, तुमने क्या किया? जाओ मेरे लिए भी ताजमहल बनवाओ, मेरे लिए भी ताजमहल बनवाओ। तो यही बात है, मूल्य जैसे ही गौण होगा, परिवार में अव्यवस्था फैल जाएगी। मूल्य जैसे ही गौण होगा, भौतिकता प्रधान होगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। अभी वो लड़की बोल रही थी ना, बगल में बैठी हुई, अब क्या हुआ है, इसको पीड़ा है कि इसके माँ बाप इसके जो भाव हैं, इसके विचार को वो समझना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ क्या समझना चाह रहे हैं? पैसा पैसा। कुछ दिनों में इरिटेट हो जाएगी, कुछ दिनों में इरिटेट हो जाएगी। क्यों? इसकी अपेक्षा है माँ बाप मेरे को समझें। इसकी अपेक्षा क्या है? माँ बाप मेरे को समझें। और माँ बाप सिर्फ क्या है? पैसा पैसा रट लगाए हुए हैं। कुछ दिनों में ये परेशान हो जाएगी। मैं अपने घर में परेशान हुआ, दिन रात पैसा पैसा पैसा। अरे हम क्या सोचते हैं आप जानो तो, मेरे भाव क्या है आप समझो तो। मेरे भाव विचार को आप कभी समझना ही नहीं चाहते हो, हमेशा पैसा पैसा करते हो। मुझे उनसे दूरी लगती है, मुझे उनसे दूरी लगती है। हम एक घर के अंदर रहकर ही एक दूसरे को नहीं समझ पाते। क्यों समझ पाए दीदी? घर के अंदर रह करके ही अपने घर वालों को समझ पाए? आज तक नहीं समझ में आया। समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। आज समझ में आया। कब तक उनके बारे में गलत माने हुए थे। तो ये मूल्यों की जो अपेक्षा है, ये जो मूल्यों की अपेक्षा है, वो किन किन मूल्यों की अपेक्षा है, किन किन मूल्यों की अपेक्षा है? तो इन मूल्यों को भी मैं लिख देता हूं। कितने तरीके के मूल्य हैं? विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता,
गौरव, श्रद्धा, और प्रेम। टोटल कितने तरीके के मूल्यों की अपेक्षा हो सकती है? इन 9 तरीके के मूल्यों की अपेक्षा हो सकती है। अलग अलग संबंधों में इनमें से कुछ मूल्यों की अपेक्षा होगी। जैसे यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माता पिता का संतान के साथ कौन कौन से? गौरव, कृतज्ञता, प्रेम लिखा हुआ है। विश्वास, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, हाँ है ना? तो माता पिता का संतान से किन किन मूल्यों की अपेक्षा है? माता पिता अपने संतान से किन किन मूल्यों की अपेक्षा रखे हुए हैं? विश्वास, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, इन 4 मूल्यों की अपेक्षा रखे हुए हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के, खूब पैसा खर्च के, खूब बढ़िया स्कूल में रख कर उसको बहुत बड़ा आदमी बनाते हैं। बड़ा आदमी मतलब खूब पैसा कमाने लायक बन जाता है। खूब पैसा कमाने लायक बन गया, बहुत बड़े पद पे चला गया, और अब वो माँ बाप को पूछता ही नहीं है। वो माँ बाप को पूछता ही नहीं है। होता ही है ना? अरे और हुआ तो छोड़ के विदेश में चला गया, पूछता ही नहीं है। कुछ माँ बाप बोलते हैं तो पैसा ट्रांसफर कर देता है। साल में एक बार मिलने आता है, साल में एक बार मिलने आता है। ऐसी घटनाएं हैं ही ना। माँ बाप उसके बाद पछताते हैं, यार इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और ये मुझे भूल गया। इसमें मेरे लिए कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। अरे होता है कि नहीं होता है? मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया और इसमें मेरे लिए कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। क्यों अंकल, ठीक है ना? अपेक्षा रहती है, इसके लिए कितना सारा कुछ किया, और बच्चा जो है आपके लिए कृतज्ञ नहीं रहता, आपको खलता है ना। जी माइक माइक। शुरू में तो वो उसको आवश्यकता के हिसाब से मतलब उसको पढ़ाता लिखाता है और बड़ा करता है, तो उसमें उसकी भी थोड़ी गलती होगी। क्या गलती है इसको समझते हैं ना। ये है आप माता पिता, और ये है संतान। हाँ। आपने इसके लिए क्या किया? इसको खूब खूब पढ़ाया, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी। क्या और चीज की शिक्षा दी? पैसे भौतिक पैसा साधन कमाने ज्यादा के लिए। बड़ा से बड़ा आदमी हो जाए, ऊंचे से ऊंचे पद पे चला जाए, तो इसकी कौन सी अपेक्षा को पूरा किया? इसके भौतिकता की अपेक्षा को पूरा किया है नहीं? और रिटर्न में क्या चाहते हैं? और वो जो विदेश चला गया कमाने के लिए, भौतिक साधन जुटाने के लिए, आपने दिया क्या? भौतिकता, भौतिकता की शिक्षा। हाँ। दिया भौतिकता की शिक्षा। ज्यादा से ज्यादा भौतिकता वो कमा ले, हाँ। प्राप्त कर ले। और अपेक्षा क्या है? अपेक्षा जो है मतलब मूल्यों की। अपेक्षा क्या है? मूल्यों की। प्रदान किया भौतिकता और अपेक्षा रखे हुए मूल्यों की। मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? आपने जो दिया मिलेगा वही मिलेगा। आपने जो दिया मिलेगा वही। आपने दी अच्छी से अच्छी शिक्षा, क्या चीज की? संबंध की शिक्षा दी, मूल्यों की शिक्षा दी। शिक्षा किस चीज की दी? भौतिकता की। तो मिलेगा क्या? भौतिकता ही मिलेगा। आप भ्रमवश मूल्यों की, आपको लगता है मैंने इतना सारा कुछ उसको लिए किया, ये मेरे लिए कृतज्ञ नहीं है, ये मेरे लिए कृतज्ञ नहीं है। कितने लोगों को रिग्रेट होता है? अंकल होता है रिग्रेट, पश्चाताप होता है। क्यों पश्चाताप होता है? वो गलत किया या हमने गलत किया? हम किसको गलत मानते रहते हैं? किसको गलत मानते रहते हैं? अपने संतान को गलत मानते रहते हैं। हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कष्ट नहीं पाए, और उसको दोषी मानते रहते हैं, जबकि मूल में हम ही से गलती हो गई, मूल में चूक हम ही से हो गई।
उसमें मूल्यों की पहचान हमने नहीं कराई। उसको भौतिकता किसने पहचान कराया? हम ही ने पहचान कराया। तो वो भौतिकता को पहचान लेता है, पैसे को बड़ा मान लेता है, आपको छोटा मान लेता है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कौन करवा रहा है? बाप ही करवा रहा है बच्चे में, मां ही करवा रही है। तो करते हैं भौतिकता, रिटर्न में चाहते हैं मूल्य, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। मूल्य प्रदान किए होते, मूल्यों की शिक्षा दी होती, रिटर्न में मूल्य मिलता, रिटर्न में मूल्य मिलता। आपने दबाव बनाया, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी भौतिकता की, रिटर्न में आप चाहते हो आपके प्रति संतान कृतज्ञ हो जाए, संतान कृतज्ञ हो जाए। तो आजकल क्या है, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, ये आजकल के बच्चे कृतज्ञ होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे कृतज्ञ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल के माँ बाप भौतिकता को प्रधान मान करके शिक्षा दे रहे हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही होने वाला है। इससे बचना है तो हमको उनको मूल्यों की शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये मूल्यों की शिक्षा कहाँ मिलेगी? यहां अभिभावक विद्यालय मिलेगी, रायपुर अभिभावक विद्यालय मिलेगी। ये बात पकड़ में आ रही है? मूल्यों की शिक्षा कहाँ मिलेगी? जहां इसकी शिक्षा दी जा रही है। क्या आपके जो शहर में जो बड़े से बड़ा स्कूल है, क्या वहां मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है या भौतिकता कमाने की शिक्षा दी जा रही है? अच्छे से अच्छा स्कूल का मतलब ज्यादा से ज्यादा जहां पैसा कमाने के योग्य हमारा बच्चा बन जाए, यही ना? अरे तो आप ही ना डाल रहे हैं, ऐसे भी स्कूल है, बता रहा हूं जहां मूल्यों की शिक्षा हो रही है। ये अभिभावक विद्यालय। अब आपके पास चॉइस है, अब आपके पास चॉइस है। अब उनके बच्चे के बच्चे, उनका समय निकल गया, अब हम खुद तो पहले हो जाए, जितना हो सकता है हम मूल्य को ग्रहण करके मूल्य प्रदान करने लगे। अब करने लगे ना, वरना वृद्धावस्था में बहुत उपेक्षा का भाव आता है। बच्चे जब उपेक्षा करते हैं बहुत खराब लगता है, नेग्लेक्ट करते हैं तो बहुत खराब लगता है। क्यों अम्मा, ऐसा लगता है ना? बच्चे जब उपेक्षा करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, आपके साथ मूल्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा नहीं लगता ना? क्यों नहीं लगता है? कहां चूक हो गई? पूरी जो शिक्षा है मूल्य विहीन है, पूरी शिक्षा मूल्य विहीन हो गई, पूरी भौतिकता की हो गई, इसीलिए मामला बिगड़ गया। अब क्या कर सकते हैं? अब पश्चाताप क्या है? पहले खुद मूल्यों से भर जाएं, जितना समय है इन मूल्यों के साथ जीने का अभ्यास करें, उतना मूल्य हम बच्चों को दे पाए। जो शेष समय है मूल्यों से हम भर जाएं, अपने बच्चों को मूल्य दे पाए। जैसे अंकल से बात हो रही थी, ये बात कर रहे थे, मैं अपने बच्चों को ये शिविर करवाना चाह रहा हूं। क्या चाह रहे हैं? इन बच्चों पर ध्यान चला जाए, यही नहीं। क्या बड़ी चीज हाथ लगी है कि हमने उसको कमाने खाने लायक तो बना दिया, कमाने खाने लायक तो बना दिया। बच्चे अच्छे अपने कमाने खाने लायक बन चुके होंगे, लेकिन अभी क्या चीज उनमें अभी बाकी है? ये मूल्य अभी हम उनको नहीं दे पाए। अब मूल्य कैसे दे पाए, किस तरीके से उनको शिविर करवाया जाए, इसी की काम है ना। हो ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो भौतिकता को प्रधान माना है वो हमने ही करवाया है। नौकरी जॉब का जो प्रधानता हो गया है वो हमने ही करवाया है। उसके लिए अब उनके पास समय है, ये इन चीजों को समझने के लिए 5 दिन 6 दिन 7 दिन भी निकालना कठिन है। क्यों कठिन हो गया है? मूल्य गौण हो गया है। ये अर्थोपार्जन बहुत बड़ा काम हो गया है। अर्थोपार्जन इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे लिए मूल्य के लिए समय ही नहीं बच रहा, समय ही नहीं बच रहा है। जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि हम कैसे अपने में भाव को सुनिश्चित करें, अपने बच्चों में भाव को सुनिश्चित करें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है।
बच्चे फिर क्या करते हैं, ये सब काम कब करना है, ये सब काम कब करना है, ये 60 साल के बाद करना है। 60 साल के बाद जब वो काम करते हैं, उनको समझ में आता है, अरे यार ये तो पहले से करना था। तब तक में देर हो जाती है, तब तक में बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब आप अपने बच्चों को कहने जाते हो, कहते हैं आप तो अपनी जिंदगी भोग लिए, अब बोलते हो मेरे को करना है, मैं अपने 60 साल के बाद करूंगा। तो ये मूल्यों का प्रत्यारोपण क्या किस आयु से करना होगा, इस आयु से करना होगा और छोटे से करना होगा। मूल्यों को किस आयु से देना होगा, छोटे से ही देना होगा। हम 20-25 साल के बच्चे हो गए, अब उनको देने जाएंगे, वो नहीं लेंगे, बोलेंगे इतने दिनों तक तो हमको ये महत्वपूर्ण मान करके हमको शिक्षा दी, और आज अब हमको मूल्यों की शिक्षा देना चाहते हैं। अब वो नहीं स्वीकारने को तैयार है। या तो बचपन से दे, या धैर्यपूर्वक इंतजार करें, या तो धैर्यपूर्वक इंतजार करें। यही न स्थिति हो गई है, यही न स्थिति हो गई है। ठीक है, तो बढ़िया परिवार में व्यवस्था में देखेंगे, इन मूल्यों को ही सबसे ज्यादा अपेक्षा है। हम इस अपेक्षा को छोड़ के बाकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में, और बीच बीच में बोलते भी रहते हैं तुम पर कितना पैसा खर्च किया, तुम पर कितना पैसा खर्च किया, निकलता ही है, निकलता ही है। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में मैंने कितना पैसा खर्च किया। बच्चे को लगता है यार, कैसा लगता है, ये बार बार मत सुनाओ, जितना खर्च किए है हिसाब लाओ, मैं रिटर्न दे दूंगा। सारा जो है खर्च का हिसाब किताब बताओ, मैं दे दूंगा। एक बार आपने कहा तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा खर्च किया है, बच्चे को क्या लगता है, एक कर्ज जैसा लगता है, एक ऋण के जैसा लगता है। और वो एक बार आप कभी गलती से भी बोल दिए, उसको ऋण के जैसा लगता है, उसको इतना आघात होता है, वो आप इतना दूर चला जाता है, वो यही सोचता है इनको पूरा कमा कर रिटर्न दे दूंगा मैं। बक बक मेरे पर ये मत सुनाओ कि तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है। वो पैसे के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहता आप पर, वो पैसे के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहता। पैसा कमा कर, पैसे कमाने योग्य बनाया है ना, पैसे कमा के दे दूंगा। पैसे के लिए हम कृतज्ञता ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। वो बड़ा होके योग्य हो गया, वो पैसा रिटर्न देने को तैयार है और आपसे पिंड छुड़ाने को तैयार है। तो पैसे क्या बार बार ध्यान दिला करके तुम पर इतना पैसा खर्च किया है और वैसे कृतज्ञता का भाव चाहेंगे, नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, मामला उलझा हुआ, पूरा ही उलझा हुआ है। तो खुद के लिए सुलझा लेना, खुद के लिए सुलझ जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना का, ऐसा इसी में अपना विचार है जी। आज माँ बाप के पास विकल्प नहीं है। आज हमारे पास में जो विद्यालय है, वहाँ पे कोई नैतिक मूल्य की शिक्षा कोई भी विद्यालय नहीं दे रहा है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं। आज आप जिस अभिभावक विद्यालय की बात कर रहे हैं, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, तो हमारी मजबूरी है वहाँ पे पढ़ाना है जो हमारे पास उपलब्ध है स्कूल। दूसरी बात, मेरा सोचना ये है, मैंने जो बोया है, मैंने अपने बच्चों को जिस तरह शिक्षा दिलाई है, तो स्वाभाविक है बच्चे उसी धारा में जाएंगे। और यदि मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करूं कि बच्चे बुढ़ापे में मेरा सेवा करेंगे, तो मैं गलत हूं, मेरा सोचना है। बिल्कुल। देखिए, अब स्कूल में जहां भी जाएं, ऐसे स्कूल तो है ही नहीं, एक ही दो है, कहां भेजें। चले स्कूल में नहीं मिल रहा है, घर में तो हम दें, घर में तो दे सकते हैं, हम घर में दे सकते हैं ना, हमारे पास है ना। स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे है, बाकी समय तो हमारे साथ है ना। तो इतना समय हम तो दें, हम तो दें ना। तो जितना हमारे पास उपलब्ध है उतना देना शुरू करें, बाद में देखेंगे कि स्कूल में भी मिलने लग जाए। नहीं होता, देखिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में नहीं भी मिलता है, आप में है तो आप दे देंगे, दे ही रहे। जाके देखिए सभी जगह,
जीवन विद्या परिवार में जो बच्चे हैं वो दे ही रहे हैं। ये इनके यहाँ हर्ष के यहाँ विहाना है, उनको सब दे ही रहे हैं। उनकी शिक्षा के लिए ये पूरा परिवार यहाँ हिंगना शिफ्ट हो रहा है। उनकी शिक्षा के लिए पूरा परिवार हिंगना शिफ्ट हो रहा है। इनको मिल ही रहा है, रागेश्वर जी को मिल ही रहा है। क्यों बेटा? माता पिता से मूल्यों की शिक्षा मिल ही रही है इनको। तो हर जगह हमारे पास है, हम देना शुरू करें। स्कूल पर ही डिपेंडेंट क्यों रहें? सब कुछ स्कूल ही क्यों करें? हमारे पास जितना आया उतना दे, मेरे पास जितना है मैं उतना अपनी बेटी को दूंगा। ठीक है? थोड़ी समस्याएं विकट हैं, धीरे धीरे समाधान निकालें। पूर्ण समाधान नहीं निकलेगा, कुछ तो आंशिक समाधान निकलेगा। हम आंशिक समाधान निकालेंगे, हमारे बच्चे उससे ज्यादा समाधान निकाल लेंगे। बस वृद्धास्थ, वही ना, वही अब बच्चों के साथ मूल्य का निर्वाह नहीं हो पा रहा है, अब ऐसे दूसरे लोगों के साथ मूल्यों का निर्वाह करें, है ना? तो है, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, ऐसा लगता है। झटके से तो कुछ होगा नहीं। ये गड़बड़ी भी लंबे समय में हुआ है, ठीक भी लंबे समय में होगा, लेकिन मेरे लिए तो अभी उपलब्ध हो गया। संसार के लिए कभी बाद में उपलब्ध होगा, मेरे लिए तो अभी उपलब्ध हो गया। मेरे लिए ठीक करना चाहे तो आज हो सकता है, अभी हो सकता है। मेरे लिए तो अभी ठीक हो सकता है, संसार के लिए होता रहेगा धीरे। जी संकेत चाचा। अरे नहीं, ऐसे हो भी गया। आप थोड़ा मतलब आपने संबोधित किया भी नहीं है और सब बहुत सारे लोग चले जाएंगे, तो उससे पहले मैं चाहता हूं आप थोड़ा संबोधित कर देते, डॉली आंटी भी संबोधित कर देते। कोई दिक्कत नहीं, 15-20 मिनट हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है ऐसा। 3 बजे तो एक तो चाचा मूल्यांकन का तो कर लेते पहले, क्या कर मूल्यांकन वाला तो कर लेते, नहीं तो 3 बजे कर लेंगे, वो कर लेते बात। कौन कौन जा रहे हैं, कैसे हैं, क्या करना है, उसके एक बार बात तो कर लेते है ना। ये लेकिन माइक ये वो लगा दो। आप सभी को नमस्ते। तो शिविर तो ठीक चल रहा है मेरे को लगता है। आप में से कितने लोग का मन कर रहा है रुकने का? शिविर और जारी रखा जाए, चलने दे शिविर को, क्या लगता है? हाँ, तो लौट के आएंगे फिर परसों, कैसे करेंगे? क्यों बेटा जी, क्या लगता है? आप रुक रहे हैं अभी? नहीं, कब जाना है? कल जाना है। कल कौन कौन जा रहे हैं? नहीं, आज कौन कौन जा रहे हैं? और आज से बहुत ही कम लोग हैं जाने वाले। आप जा रहे हैं आज? अच्छा। मूल्यांकन हम आमतौर पे शिविर के आखिरी दिन में करते हैं, और मूल्यांकन कुछ खास नहीं होता, बस ये कि आपको पिछले 5 दिनों में 7 दिनों में जो कुछ भी सूचना मिली यहाँ पे, वो आपके लिए कितनी प्रभावशाली लगती है, आपके लिए कितना उपयोगी लगती है, उसकी चर्चा करना है। तो मूल्यांकन तो हम कल ही करें फिर। तो जाने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं, 6 लोग हैं बस। रविकांत जी हाथ उठाएंगे एक बार जरा, जाने वाले एक बार ठीक से हाथ उठा लें। चंद्राकर जी को तो अपन नहीं गिनते, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। 2 3 4 5 6, अच्छा आप भी जा रहे हैं, 7 और 7 लोग हैं, 7। हाँ, अच्छा कुछ लोग बाहर चले गए हैं क्या? शिविर में नहीं बैठते हो लोग?
हाँ, तो आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। अपन 7 लोग का तो मूल्यांकन हम कल ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मूल्यांकन ना कराया जाए फिर, अभी 7 लोग जितना सुन ले ज्यादा अच्छा नहीं, क्या उससे फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक रहेगा ये क्या रवि जी? 7 लोगों का मूल्यांकन फिर अभी रहने देते हैं, अपन नहीं कराते हैं। कैसा सोचते हैं आप? क्योंकि जहां मूल्यांकन 7 लोगों का होगा तो बाकी के मन में फिर भाव आ जाएंगे, फिर आपकी जो चर्चा है। हाँ, मूल्यांकन सुनना है। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, जो जिनको बहुत जरूरी काम ना हो वो रुक सकते हैं। अब आपकी तो शायद टिकट हो गई क्या जाने की? पूजा दीदी आप लोग जा रहे हैं ना? आज जा रहे हैं कि कल जा रहे हैं? नहीं, कब जा रहे हैं? आज रात को ही आप लोग को जाने का। और आप दोनों का शाम को जाएंगे? आप भी शाम को जाएंगे? हाँ, तो आप तो कल आ जाएंगे, नहीं आएंगे? आ सकते हैं कल। तो जो लोग जा रहे हैं उनका फिर कर लेते हैं, है ना? तो 3 बजे ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सत्र को ब्रेक ना करना पड़े। शुरुआत ही मूल्यांकन से कर देते हैं, बाकी चर्चा फिर जारी रहेगी। ठीक रहेगा ना ऐसा? 3 बजे से, या शाम को चाय के बाद करें 4:30 को, 5 बजे? एक तरीका ही हो सकता है, शाम को 5 बजे करें चाय के बाद। तब तक आपका सत्र पूरा हो जाए, जितना है आज का जो फ्लो बना है, अपना मूल्यों की चर्चा पूरी हो जाए, है ना? ऐसा करते शाम को चाय के बाद 5 से 6 के बीच में, जाने के पहले मूल्यांकन कर लेते हैं, है ना? तो जो जा रहे हैं उनकी बात पूरी हो जाएगी अपनी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, है ना? तो शाम को करीब करीब 5:30 बजे मान के चलें, सत्र चालू हो जाएगा। तो आप जितने लोग यहाँ पे रुके उनका तो कल ही करेंगे अपन मूल्यांकन को। कल शिविर तो कल चलता रहेगा, जाने वाले बहुत कम ऐसा लगता है मेरे को, है ना? ठीक है भैया, तो ठीक रहेगा। हाँ, वो तो अच्छा लगता है, वो अपनी बात है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाम को 5:30 बजे अपन मूल्यांकन करते हैं, तो कल सवेरे का जब सत्र चालू होगा तो उस तरह से पूरा भैया जो है रविकांत भैया पूरी सारांश रख देंगे 7 दिनों में क्या चर्चा हुई है, और उस आधार पर मूल्यांकन प्रस्तुति कल हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही करते हैं। तो 3 बजे मिलते हैं अपन यहाँ पे जी। ठीक, नमस्ते।